नमस्कार दोस्तों। आज से 30 साल पहले अजमेर में 11 से लेकर 20 साल तक की करीब 200 हिंदू लड़कियों के साथ महज एक साल के अंदर अंदर एक एक करके बलात्कार हुआ था, जिसमें आईपीएस से लेकर आईएएस तक की बेटियां शामिल थी और बाकायदा उनकी न्यूड तस्वीरें पूरे शहर में बांट दी गई थी। वहीं किसी आर्टिकल में तो यह दावा भी किया गया है कि महज 200 नहीं बल्कि एक साल के अंदर करीब 1100 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था, जिसमें से अधिकतर लड़कियां हिंदू थी। यह घटना इतनी भयावह थी जिसे सुनकर अभी से 10 मिनट के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना इस देश का आज तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, जिसका मास्टरमाइंड तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग थे, जिनका संबंध अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार से था। और इनका रसूख और पहुंच इतना तगड़ा था कि यकीन मानिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये कहानी आपको ये भी बताएगी कि बात बात में बेटियों को लेकर भावुक होने वाले इस देश में बेटियों के इज्जत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आज 30 सालों में भी इन लड़कियों के साथ कोई न्याय नहीं कर पाया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बड़ा से बड़ा नेता हो या फिर पूरा पुलिस महकमा हो। और इतना ही नहीं, इन अपराधियों के साथ आज तक क्या हुआ है, अगर आप उसे जानेंगे तो हो सकता है कि इस देश के न्याय व्यवस्था पर आपको हंसी आ जाएगी। आज हम आपको इसी विवादित सेक्स स्कैंडल की कहानी सुनाएंगे, जो आगे चलकर अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से कुख्यात हुआ। मेरा नाम अमन शर्मा है और कहानी सुनाने से पहले आप समूह से अनुरोध है कि इस तरह की कहानियों को बनाने में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगता है। इसीलिए अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो उसे शेयर किया कीजिए, ताकि ये कहानी देश की बड़ी आबादी तक पहुँच सके। राजस्थान में कुल 50 जिले हैं और ये कहानी राजस्थान के अजमेर जिले की है। साल 1991 का वक्त था और इस वक्त तक हमारे देश में मोबाइल फोन लॉन्च नहीं हुआ था। तस्वीर क्लिक करने के लिए साधारण से कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था और फिर इन तस्वीरों को निकलवाने के लिए फोटो स्टूडियो जाना पड़ता था। उस समय अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष था नफीस चिश्ती और ज्वाइंट सेक्रेटरी था सैयद अनवर चिश्ती। और ये तीनों अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम का रिश्तेदार था। ये वही अजमेर शरीफ दरगाह है जिसे देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और जहां चादर चढ़ाने के लिए आज भी लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से हर धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हर मजहब के लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। और मान्यता तो ऐसी भी है कि जो भी ख्वाजा के इस दर पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश के कई प्रधानमंत्री जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी इस दरगाह पर मत्था टेकने के लिए जा चुके हैं। और एक बार तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अजमेर शरीफ की इस दरगाह पर मत्था टेक चुके हैं। जिस तरीके से आप देवघर जाते हैं तो वहाँ पंडा सर्वोच्च होते हैं जो काफ़ी रसूख वाले और पहुँच वाले होते हैं, उसी प्रकार दरगाह के प्रमुख खादिम होते हैं और अजमेर में खादिम काफ़ी रसूख और पहुँच वाले होते हैं। ये तीनों अजमेर कांग्रेस यूथ के मुखिया इन्हीं खादिम परिवार से आते थे और इन्हीं तीनों ने इस देश की कई बेटियों को नोचा, और वो भी एक ऐसे वंश से आने के बाद जो लोगों का भला किया करता है। शुरुआत तो इन तीनों ने ही किया, लेकिन उसके बाद इसमें कई नेता, खादिम और अफसर इस कुकर्म का हिस्सा बनते चले गए। जिन सैकड़ों बेटियों के साथ जबरदस्ती की गई वो अजमेर में ही एक काफ़ी प्रसिद्ध कॉलेज सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की लड़कियां थी, जिनकी उम्र महज 11 से 20 साल के बीच थी। शुरुआत कुछ यूँ होती है कि साल 1991 में पहले इसी कॉलेज की एक लड़की को बहला फुसला कर एक गाड़ी में बिठाकर अजमेर के बाहरी हिस्से में एक फार्म हाउस पर ले जाया जाता है। इसी लड़की ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो नफीस और फारूक के साथ कई बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकात कर चुकी थी और ये दोनों लगातार उसे कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने की बात किया करते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके तीसरे सहयोगी सैयद अनवर ने एक फॉर्म लाकर भी दिया था। दिन जैसे जैसे बीतता गया, मुलाकात से दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन नफीस और फारूक ने इस लड़की को रास्ते में अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया। लड़की गाड़ी में बैठ भी गई और स्कूल के बजाय गाड़ी सीधे फार्म हाउस पर पहुंच गई। लड़की को लगा कि शायद उसे कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मिलवाया जाएगा। लड़की खुश थी, लेकिन कुछ देर के बाद नफीस ने उसे पीछे से पकड़ लिया। लड़की को आभास हो गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दी गई
और फिर उसे डरा धमका कर उसके साथ गैंग रेप किया गया और इस गैंग रेप की बाकायदा तस्वीरें भी निकाल ली गई। उसके बाद इस लड़की को इन तस्वीरों के माध्यम से कई बार ब्लैकमेल किया गया और जबरन संबंध भी बनाए गए। लड़की ने कई बार इन लोगों से अनुरोध किया कि वो फोटो को डिलीट कर दे, लेकिन वो नहीं माने। फिर जब इन दानवों का इस बच्ची से मन भर गया तो उन्होंने इस फोटो को डिलीट करने को लेकर एक शर्त रखा। इस लड़की से यह कहा गया कि अगर तुम अपनी किसी सहेली को फुसलाकर यहाँ ले आती हो तो तुम्हारे सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए जाएंगे। इस लड़की को लगा कि यही मौका है जब इन लोगों से छुटकारा मिल सकेगा। लड़की ने ठीक वैसा ही किया और अपनी एक सहेली को लेकर उसी फार्म हाउस पर पहुंच गई। स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, उस लड़की के साथ भी वही जोर जबरदस्ती हुई और ठीक उसी तरीके से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी निकाल ली गई। फिर उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया, कई बार संबंध बनाए गए और फिर उससे भी कहा गया कि वो दूसरी लड़की लेकर आए। यही इनका मॉडल था और इसी मॉडल के जरिए ये सिलसिला लगातार चलता रहा। साल भर चला और इस कुकर्म में सैकड़ों लड़कियों ने अपनी इज्जत गंवाई। दिक्कत ये थी कि शिकायत भी नहीं कर पाई और अपने बाद किसी सहेली की कुर्बानी देकर छुटकारा पाना चाहा। एक महिला ने तो ये तक बताया कि जब 18 वर्ष की उम्र में उसके साथ गैंग रेप हुआ तो नफीस ने उसे 200 रुपये दिए और कहा कि वो इस पैसे से लिपस्टिक खरीद ले। पहले तो इन युवा नेताओं ने खुद इन लड़कियों के साथ गलत किया और फिर अपने पार्टी के बड़े नेताओं को भी धीरे धीरे इसमें शामिल कर लिया। धीरे धीरे इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हो गए ताकि कानूनी शरण में उनका यह धंधा फलता फूलता रहे। इसके बाद जहां इन लड़कियों की तस्वीरें जिस स्टूडियो में बनने के लिए भेजी जानी थी, उन्हें भी अपने हवस पूरा करने का मौका दिया गया ताकि बात बाहर ना फैले। लेकिन यही गड़बड़ हो गई। फोटो स्टूडियो के मालिक तो मैनेज कर लिए गए थे, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले टेक्नीशियन, डेवलपर और हेल्पर का भी ईमान डोल गया और उन्होंने डिमांड से अधिक तस्वीरें बनाकर कुछ तस्वीरें अपने पास रख लिया और फिर इन तस्वीरों में जो लड़कियां थी उन्हें अप्रोच किया गया। फिर इन लोगों को भी उनसे ब्लैकमेल करके संबंध बनाया। स्टूडियो के स्टाफ के बाद जब ये तस्वीरें बंटने लगी तो फिर इसकी जेरोक्स कॉपी बनने शुरू हो गई और जिन लोगों को ये तस्वीर हाथ लगी उन सब ने इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, जो लोग फार्म हाउस पर लड़कियों का शोषण किया करते थे और जिन्हें नफीस, फारूक और सैयद ने हार्ड कॉपियां बांटी थी, ये किसी तरीके से उनके ड्राइवर, माली और नौकर के हाथ भी लग गए, जिसके बाद उन्होंने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और ब्लैकमेल करके जबरन संबंध भी बनाए गए। यानी कि पूरा शहर लगभग दरिंदों से भर गया था। कुछ लड़कियों ने पुलिस तक पहुंचने का प्रयास भी किया तो उन्हें डराकर चुप कर दिया गया। इसलिए इनमें से कुछ लड़कियां पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ये तस्वीरें आम लोगों के बीच फैलने लगी, 6 लड़कियों ने हिम्मत हारकर सुसाइड कर लिया। क्योंकि ये लड़कियां एक ही कॉलेज की थी, इसलिए धीरे धीरे ये बात आम लोगों तक पहुंचने लगी। हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी को सच्चाई का पता नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि शहर में हो रहे इन कुकर्मों की कहानी पहले से ही पुलिस वालों को पता थी, लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि पुलिस को लगा कि पूरे शहर में हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा हो जाएगा। जिसका नतीजा ये निकला कि आए दिन ये तस्वीरें आम लोगों तक पहुंचती चली गई और उसके बाद तो कई अश्लील पत्रिकाओं ने भी इन तस्वीरों को जस के तस छाप दिया। तभी संयोग से इनमें से कुछ तस्वीरें एक स्थानीय पत्रकार संतोष गुप्ता के हाथ लग गई। इन तस्वीरों को देखकर पत्रकार संतोष गुप्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अपना पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए इस खबर को अपने दैनिक अखबार में छापने का मन बना लिया। और 21 अप्रैल 1992 को पहली बार संतोष गुप्ता ने अपने दैनिक अखबार नवज्योति में इस सेक्स स्कैंडल का पूरा खुलासा कर दिया। संतोष गुप्ता को लगा था कि इस खबर को छापने के बाद हड़कंप मच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने इस खबर को बड़े आराम से पचा लिया, लेकिन ये बात संतोष गुप्ता को हजम नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि वो दूसरी बार इस खबर को अपने पहले पन्ने पर छापेंगे और इस बार लड़कियों की न्यूड तस्वीरों को भी अखबार के फ्रंट पेज पर छापने का उन्होंने प्लान बनाया। इसके बाद करीब 25 दिनों के बाद 15 मई को एक बार फिर से दैनिक नवज्योति में ये खबर प्रकाशित हुई और इस बार इन लड़कियों की तस्वीरों को भी धुंधला करके अखबार के पहले पन्ने पर छाप दिया गया। इसके बाद वही हुआ जो संतोष गुप्ता चाहते थे। इस खबर ने अजमेर में तूफान ला दिया और कहा जाता है कि यह खबर सामने आने के बाद तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी हिल गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे और 18 मई को पूरे अजमेर को बंद कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बना, जिसके बाद पुलिस ने पहली बार शिकायत दर्ज किया
पुलिस को ना चाहते हुए भी जांच का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब किसी भी पीड़ित लड़की या फिर उसके परिवार ने अपना एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन अश्लील तस्वीरों में कुछ लड़कियों को पहचाना और फिर उनके और उनके परिवार वालों को समझाया बुझाया गया, जिसमें महज 30 लड़कियों ने पुलिस के समझाने के बाद शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद लड़कियों को लगातार धमकियां मिलने लगी और परिवार वालों को लगा कि उनकी लड़कियों को पूरे शहर में बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए 30 में से 18 लड़कियों ने अपनी शिकायत वापस ले ली। पुलिस ने सिर्फ 12 लड़कियों की शिकायत पर जांच करना शुरू किया और पुलिस की जांच जैसे ही तेज हुई तो इन 12 लड़कियों को भी बदनाम करने और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके डर से 12 में से 10 और लड़कियों ने अपना पैर पीछे खींच लिया और अब सिर्फ 2 लड़कियां ही बची थी, लेकिन उन्होंने सारी धमकियों के बावजूद अपना बयान नहीं बदला। अपराधियों की पहचान के लिए इन लड़कियों से भी पूछताछ की गई और अश्लील तस्वीरों का भी सहारा लिया गया, क्योंकि उसमें भी कुछ अपराधियों के चेहरे स्पष्ट दिख रहे थे, जिनकी पहचान करते हुए पुलिस ने करीब 18 लोगों पर नामजद रेप और किडनैपिंग के तहत मुकदमा चलाया, जिसमें यूथ कांग्रेस के 3 नेता और फोटो लैब का टेक्नीशियन पुरुषोत्तम का नाम भी था। लेकिन विडंबना ये देखिए कि 18 में से पुलिस महज 12 लोगों को गिरफ्तार कर पाई और आज तक बाकी बचे 6 लोग कहाँ लापता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। खैर, 12 लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट जारी किया और मुकदमा चल ही रहा था। इसी बीच 2 साल के बाद 1994 में पुरुषोत्तम नाम का अपराधी जो फोटो स्टूडियो का स्टाफ था, वो जमानत से बाहर आता है और सुसाइड कर लेता है। और आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पुरुषोत्तम ने सचमुच सुसाइड किया था या फिर वो इस देश से बाहर भाग गया। इसके अलावा 2-3 और लोग थे जो जमानत से बाहर आए और अमेरिका भाग गए, जिन्हें पुलिस फिर कभी पकड़ नहीं पाई। अमेरिकी सरकार को भी अर्जी दी गई थी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। 1998 में पहली बार अजमेर के सेशन कोर्ट में फैसला आया, जिसमें जज कन्हैया लाल व्यास ने बाकी बचे 8 आरोपितों में से सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई और लोगों को लगा कि कुछ हद तक न्याय मिल गया, लेकिन उन पीड़ित लड़कियों की नियति में शायद न्याय था ही नहीं। फैसला आने के बाद इस पूरे स्कैंडल का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता यानी कि अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी डाली, जिसमें यह कहा गया था कि फारूक चिश्ती सिजोफ्रेनिया नाम के एक मानसिक रोग से पीड़ित है, उसका दिमाग उसके मुताबिक नहीं चलता है और इसीलिए उसे माफ कर दिया जाए। और यकीन मानिए, फारूक चिश्ती को इस देश की अदालत ने माफ कर दिया। बाद में यह मामला एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चला, लेकिन फारूक चिश्ती का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया और वो कभी भी जेल नहीं गया। सेशन कोर्ट ने जिन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उन्होंने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती भी दी और राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 अपराधियों को उम्र कैद की सजा पलटते हुए उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई। बाद में इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बस इतना ही कहना था कि इन अपराधियों के लिए 10 साल की सजा कम है, लेकिन उनके फैसले को बदला नहीं गया। इस बीच इनमें से भी कुछ अपराधी जेल से जमानत लेकर बाहर निकले और फिर भाग गए। भागने वालों में से मुख्य मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और इकबाल भाटी शामिल थे, जिसमें नसीम चिश्ती को 2003 में धौला कुआं से पकड़ा गया जब वह बुर्का पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके 7 साल के बाद 2010 में नसीम और इकबाल भाटी नाम के आरोपियों को पकड़ा गया और फिर 2012 में सलीम चिश्ती को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन 5 आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया, जिस पर आज तक कोई फैसला नहीं आया है। और आलम यह है कि आज भी इस कर्मकांड के 3 आरोपी जेल से बाहर हैं, जिसमें से एक ने खुद को पागल साबित करवा दिया और बाकी बचे 2 लोगों के खिलाफ पिछले 10 सालों से पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। और आज तक कई पीड़ित लड़कियों को इस मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश मिलता रहा है, जिसमें से अधिकतर लड़कियां तो अब दादी और नानी भी बन गई हैं। और कई बार तो इन पीड़ित लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया कि हमें इंसाफ के नाम पर कब तक परेशान किया जाएगा, अब हमारा भी परिवार है और इसीलिए इस मुकदमे को बंद करके हमें भी सामान्य जीवन जीने के लिए दिया जाए। 2-3 बात जो इस पूरी कहानी में रह गई वो ये कि इस खबर को ब्रेक करने वाले 2 पत्रकार संतोष गुप्ता और मदन सिंह की बाद में हत्या कर दी गई थी, जिसके कई दशकों के बाद मदन सिंह के दोनों बेटों ने
अपने पिता के मृत्यु का बदला लेते हुए अपने पिता के हत्यारे की हत्या कर दी। दूसरी तरफ जब ये कहानी नृत्य की गई थी तो पूरे अजमेर में कई हिंदू लड़कियों की शादियां टूट गई थी और रिश्ता लेकर आने से पहले लड़के वाले लड़की की फोटो लेकर उस दैनिक नवज्योति अखबार के दफ्तर पर पहुंचते थे और वहां लड़की का फोटो मिलाया जाता था ताकि ये पता चल सके कि कहीं इन लड़कियों का नाम भी उस प्रकरण में नहीं है। और यहाँ तक तो कई बेटियों के पिता ने भी अपनी बेटी की तस्वीर का मिलान करवाया और जब उनका मिलान हो गया तो उसमें से अधिकतर परिवार अजमेर छोड़कर वहां से चले गए ताकि वो कम से कम अपनी बेटी की शादी करवा सके। तो ये पूरी कहानी थी जिसमें कहीं से भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिखता है। और एक कड़वा सत्य ये भी है कि आज की तारीख में इस सेक्स स्कैंडल का एक भी मुख्य आरोपी जेल में नहीं है। मुकदमा अब भी चल रहा है, लेकिन अब पीड़िता नहीं चाहती कि उसे न्याय मिले क्योंकि अब उनका परिवार है और उन्हें लगता है कि उन्हें सुख शांति से अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारे देश के न्याय व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है। और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।